हेलो। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्टोइकियोमेट्री था। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। एंड अभी भी अगर कोई डाउट होता है तो जैसे हमारे बच्चे व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर व्हाट्सअप नंबर चाहें तो ले सकते हैं, जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। और अभी आप बच्चों की डिमांड पर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके डिमांड पर, जो एक कॉमन टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये एक बड़ा है चैप्टर। ये वाला टॉपिक आपका एक बड़ा टॉपिक है। इसके काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसे देखना अति अनिवार्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपके सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको बढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। व्हाट डज इट मीन टू द पॉइंट? तो टू द पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आता रहा है या नहीं। 42 ईयर्स के IITs का जो इसका जो हिस्ट्री है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है या फिर उसका क्या थॉट है, तो इसे आपको स्टडी करके देखना होगा। जो कि मेरा जो रिसर्च है, जो 8 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद वो आपको मैं दूंगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा जो जिस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। एंड स्पेशली उन बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे आप कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सके। तो उन बच्चों को जो कि अपने सफलता का क्रेडिट कुछ हद तक दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपको काफ़ी अच्छा करना है। मेरे तरफ से सारी गुड लक, सारी शुभकामनाएं आपके लिए है। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, तो बच्चों, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या देखना है। एडिशन रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका सिलेबस है, इसे आप देख लें। एलिमिनेशन में E1, E2, E1, CV, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा जो टॉपिक देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट, पेरीसाइक्लिक, आइसोमेरिज्म, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, यह है आपका पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो ये आपका फिर कंडेंसेशन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। पहले ये जानें कि आपके सिलेबस में क्या है ना। अभी हम लोग बढ़ने आ रहे हैं किस टॉपिक पर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस में है और किस टाइप का क्वेश्चन आया है, आता रह रहा है, उसे आप लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ जैसे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, ओके, इसके भी कई टाइप्स हैं। ओके, इसके कई टाइप्स इसके भी हैं, जैसे SN1। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, आप इस नोट करते चले। ठीक है, ये जैसे आपका यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये हो गया SN2। ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये थर्ड वन में आपका SN1 प्राइम। SN1 प्राइम क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या फिर यूनिमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसी तरह से SN2 प्राइम होता है, ये होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं बच्चों, NGP। ये NGP क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी किसी कंपाउंड में जो रहता है जहाँ पर रिएक्शन होना है, उसके नेबर में जो इफेक्ट होता है, नेबर में जो हेटेरो एटम्स होते हैं
उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपके सिलेबस में है। उसके बाद जो है SNI, ये इंट्रामोलिक्यूलर आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ अगर मैं भी लिखूंगा तो काफ़ी टाइम टेकन होगा, जो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इतना आपके सिलेबस में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसे आप एरोमेटिसिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके भी टाइप्स होते हैं, काफ़ी टाइप्स होते हैं, ये आपको सारा सिलेबस में है, 1 बाय 1 आपको देखना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं बच्चों, SN1। SN1 देखो बच्चों, SN1 का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि किसी भी SN1 के लिए, ठीक है, अभी आपका टॉपिक चलेगा SN1, ओके। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग ले, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि इस तरह से है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, एंड यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ये वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता क्या है, ये जो लिविंग ग्रुप है, इसका नाम ही है लिविंग ग्रुप, यानी ये लिव कर जाएगा, इस कंपाउंड से निकल जाएगा और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या कह रहा है, लिविंग ग्रुप, ये आपका SN1 रिएक्शन में होता है। अब यहाँ पर इसे हम 2 स्टेप, यहाँ आपको 1 रिएक्शन दिख रहा है, बट ये होता है 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है भाई, 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि स्टेप 1 में एक और बात कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही समझेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ये है बच्चों, यहाँ पर अगर R1 है, ठीक है, ये आपका क्या है, बिलो द प्लेन जब रहता है उसको हम लोग इसी टाइप से दिखाते हैं, डार्क लाइन से, ओके। और यहाँ आपको डॉट लाइन से जो एबव द प्लेन है, ये एबव द प्लेन है, यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ठीक है, बिलो द प्लेन। तो इस टाइप से है। यहाँ पर आपका Lg, ये किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, ये sp3 स्ट्रक्चर हो गया, यानी ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसको अभी मैं मॉडल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर होता क्या है बच्चों, ये स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल आपने रख दिया, तो पहला प्रोसेस हमेशा याद रखें, ये क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और आपको हमेशा ये भी एक चीज़ याद रखना होगा, कोई भी कार्बोकेटाइन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हुए यहाँ पर ये प्लेनर स्ट्रक्चर में है, यानी प्लेनर से मतलब ये बोर्ड जो है आपका प्लेन है, 2 डायमेंशनल है ना। ये जैसे ये हैंड है, अगर है 2 डायमेंशनल इसको हम मान रहे हैं, इन द सेम वे हम कह सकते हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट में अपना लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए वो PP सॉल्वेंट, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम होगा, जैसे ये आपका कार्बोकेटाइन है, अगर आपने वाटर को ले लिया है HOH, ठीक है, HO, ठीक है, और यहाँ पर H, आप जानते हैं कि वाटर में क्या होता है, यहाँ पर डेल माइनस होता है ड्यू टू मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये डेल माइनस चार्ज रखता है, यहाँ पर इस तरह से इसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर है, यहाँ इथर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब बच्चों कि इस टाइप के करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको घेर कर रखेगा। व्हाट डज इट मीन कि घेर कर रखने से ये स्टेबल होगा, ठीक है, ये स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, समझ गया। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। चलिए अब स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, स्टेप 2 में यहाँ पर अब ध्यान से
ये आपके पास क्या है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में यहाँ पर R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब इसके पास एक चीज़ आप देखिए, जैसे ये आपका, इसको आप मॉडल के थ्रू अगर समझना चाहें तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं, है ना। देखिए इसके अगर स्ट्रक्चर को हम लोग इस पेन को ही समझें, ठीक है, इस टाइप से, और ये ऊपर से है, ठीक है, ये ऊपर से है, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो रहा है इस टाइप से। ये लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप हट जा रहा है। जब ये हट जाता है तो ये इस टाइप से आपको प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पर अब फॉर्म कर रहा है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर अब फॉर्म कर रहा है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसके पास दो रास्ते हैं। एक या ऊपर से आए तो इसे हम फ्रंट अटैक कहते हैं, जिसे हम ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, एकदम ध्यान से। जब ये ऊपर से ही आकर, जहाँ पर जिस पोजीशन पर लिविंग ग्रुप था लगा हुआ, वहाँ पर ही अगर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट अटैक। और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। ओके, जब हम, और क्या होता है फिर फाइनली स्ट्रक्चर आपका इसी टाइप का हो जाता है, यानी टेट्राहेड्रल। ओके, अब जब यही प्लेनर स्ट्रक्चर के दूसरे पोजीशन पर भी फ्री है, ये बैक साइड अटैक, यानी नीचे से अटैक। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, इन्वर्सन प्रोडक्ट। और ये जो है छाते की तरह ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, और ये नीचे में आपका चला आता है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको दो प्रोडक्ट यहाँ देखने आ रहे हैं। एक तो हो गया बच्चों यहाँ पर R1 एक हो गया, ठीक है, R2 R3, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल लग गया, R1 R2 और R3। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट है हमारा क्या हो गया, रिटेंशन, और ये क्या हो गया, इन्वर्सन। ये दो प्रोडक्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर बन गया। ओके, रेशमिक मिक्सचर ऐसे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है तब जबकि 100% आपका रेशमिक मिक्सचर होता है। इसका हम ये कह सकते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर है तो ये लेवर रोटेटरी है। मतलब ऑप्टिकल लाइट को ये क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए अगर ये राइट की ओर अगर ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट की ओर, और दोनों मिलकर रेशमिक बना दिया, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया एक कंप्लीट कंपाउंड। तो इस टाइप से है। बट होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इन्वर्सन प्रोडक्ट, यहाँ ध्यान से, इन्वर्सन प्रोडक्ट जो है रिटेंशन प्रोडक्ट पर डोमिनेंट करता है। व्हाट डज इट मीन, ये रेशमिक मिक्सचर जो होता है माना गया है कि 80 to 90% बनता है, जिसमें जहाँ पर आपको देखना होगा, जिसमें 40 to 45% या फिर 46% के आसपास जो है आपको क्या है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। और ये जो है आपको 55 to जो रेस्ट जो भी है 60% या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है, ये मैं रफ आपको बता रहा हूँ, ये इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है और ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। तो क्या हुआ, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस साइड से यानी फ्रंट अटैक से एक क्राउडिंग है वो लिविंग ग्रुप का, वहाँ से यानी ऊपर से अटैक करने पर, यहाँ पर ऊपर से जैसे आपका ये इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से था, तो क्या है यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। अब इधर से ही अटैक अगर करता है न्यूक्लियोफाइल भी, इसे क्राउड फिल होगा। तो क्राउडिंग फिल होने के कारण वहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज आपका डाउन हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है और इन्वर्सन प्रोडक्ट कंप्लीट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब यहाँ पर जो आता है बच्चों क्वेश्चन के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पहले देख लें। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक से ही क्लियर होगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब यहाँ पर क्या है,
जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पर सारा चीज देखने आ रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि ये यूनी मोलिकुलर है। व्हाट डज इट मीन? जो इसका रेट होता है, जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, ये ओनली रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। इसके कारण ये क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर हो गया, ओके, यूनिमोलिकुलर हो गया। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, दैट्स वाई हम लोग इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट जो आता है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस है। आपने देखा कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, अच्छे से देखा। थर्ड में होता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। अब भाई वीक स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो क्या होगा? देखिए, हमें क्या चाहिए? कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ये स्टेबल अगर तब होगा जब ये इसका थोड़ा सा भी लाइफ स्पैन हो। अगर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होता है और वो सिंगल स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट होकर तुरंत रिएक्शन कर जाता है। वो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर जाता है और SN2 रिएक्शन देता है, ठीक है, अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग रखें तो। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किया है? इसको वीक रख रहे हैं, जिससे ये जो है 1 स्टेप प्रोसेस में नहीं बल्कि 2 स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया वीक न्यूक्लियोफाइल का। फोर्थ वन क्या हो गया? फोर्थ वन यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका सॉल्वेंट कौन सा चाहिए? पोलर प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है? ये किसी कार्बोकेटाइन को स्टेबल रखता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन इन विच इज इन इंटरमीडिएट पार्ट, ओके। चलिए, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या करता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, ओके। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये अब बताइए कि जिस तरह से अगर हम लोग कुछ ये केस देख रहे हैं, ये भी एक कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक कार्बोकेटाइन है जिसको हम लोग A कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग B कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर C में अगर हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक कार्बोकेटाइन है, ये भी एक कार्बोकेटाइन है, और लास्ट वन ये C, ये D और ये E, और लास्ट में हम लोग इसे भी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया? ABCDEF तक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टेबिलिटी जब हम लोग चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा? ये बाहर की ओर जाकर ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि इसको प्लस M इसके पास है, प्लस M इफेक्ट लग रहा है। यहाँ भी बच्चों जब अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, यानी कंजुगेशन हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है? कंजुगेशन हो रहा है, या फिर प्लस M का इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है आपको, है। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इफेक्ट लग रहा है। एक इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I का, जो CH3 अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में आ रहा है, एक प्लस I लग रहा है। दूसरा, इस कार्बोकेटाइन के पास प्लस H के लिए 9 हाइड्रोजन है, यानी प्लस H के लिए कितना हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। प्लस H के लिए अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 9 है। यहाँ पर आइए, व्हाट डज इट मीन? कि ये प्लस I से भी स्टेबल है और प्लस H के लिए भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी अगर हम आए तो यहाँ भी प्लस I है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है ना।
यहाँ पर अब आइए तो यहाँ पर प्लस आई यहाँ भी है अभी, लेकिन यहाँ पर आपको 3 अल्काइल ग्रुप का है प्लस आई, यहाँ पर आपको 2 अल्काइल ग्रुप का है, यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप का है, साथ में प्लस H है, और कितना है ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर घटकर अब 3 हो गया। ओके, और इसके पास क्या है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही प्लस आई है और हाइपर कंजुगेशन के लिए प्लस H के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो इससे हम लोग एक और चीज हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज्यादा स्टेबल मेसोमेरिक इफेक्ट का होता है। ओके, तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है तो हम लोग कह सकते हैं, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकेटाइन का, ठीक है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट करता है। देन आफ्टर हाइपर कंजुगेशन द थर्ड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर जो है आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको अगर हम लोग और अच्छे से, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये और लास्ट में ये। तो इससे हमारा क्या ये कंक्लूजन निकला, इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि जो आपका सबसे ज्यादा बेंजाइल कैटाइन, ठीक है, उसके बाद एलाइल, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 3 डिग्री फिर हो गया, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे लास्ट में आपको CH3 का आता है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन आफ्टर एलाइल कैटाइन, फिर 3 डिग्री कैटाइन, फिर 2 डिग्री कैटाइन, फिर 1 डिग्री, और सबसे अंत में CH3 कार्बोकेटाइन होता है स्टेबल। चलिए, तो ये आपका 5th पॉइंट था। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ पर हम इसको पॉइंट ए ही मान रहे हैं, सॉरी, ये कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन वाला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर एक तो स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का तो एक फैक्टर है, दूसरा एक और फैक्टर है, ठीक है, उस फैक्टर को भी अभी हम लोग पॉइंट नंबर 5 में ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है, लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है। तो जो लिविंग ग्रुप से इसका मतलब कि जितना ज्यादा अगर आपका कोई भी चीज, हाँ यहाँ पर एक और चीज था बच्चों, एक चीज ये देखिए कि यहाँ पर एसिड, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये रिएक्शन तो एवरी टाइम क्या होगा, फास्ट होगा, और यहाँ पर यही रिएक्शन जो है, यही चीज आपका RDS बन जाता है, RDS बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपका एक कार्बोकेटाइन में जा रहा था, दैट्स व्हाई ये चीज जो है आपका स्टेबल से थोड़ा कम स्टेबल में जा रहा है, दैट्स व्हाई ये RDS होता है। फिर फाइनल रिएक्शन जो है वो ठीक रहेगा, लेकिन पहले ऐसा रहता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसी लिविंग ये लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकल जाए हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, यही चीज़ है ना, इसका ये अर्थ है। तो ये लिविंग ग्रुप जितना अच्छा जल्दी निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, और जितना देर से निकले उसको हम लोग कहते हैं बैड लिविंग ग्रुप। बीच में एक मॉडरेट लिविंग ग्रुप भी होता है। तो लिविंग ग्रुप को अब हम कैसे जानेंगे कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा है कि नहीं। तो देखिए लिविंग ग्रुप से मतलब होता है ये अगर इसको अगर हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप देखिए, इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पर CH3 है, CH3 Br है, CH3 क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर CH3 फ्लोरीन है, या फिर फ्लोरीन को हम लोग हटा ही देते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुअर होता है। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा, अक्सर एग्जाम में क्या करेगा कि आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम रख के वहाँ चेंजेज कर देगा, जो
हैलाइड ग्रुप है उसको, या फिर जो भी है सेम ग्रुप में ही आपको चेंज कर देगा, या फिर सेम पीरियड वाले मॉलिक्यूल में को लेकर चेंज करेगा। तो यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में आपको क्या है, ये आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और क्लोरीन है। तो यहाँ आपके पास जो लिविंग ग्रुप निकलता है वो क्या होगा, ब्रोमीन माइनस और क्लोरीन माइनस। ओके, इसका एसिड क्या हो, ये किस एसिड से आता है, HI HBr और यहाँ पर HCl। तो बच्चों आप बताइए कि ये जो है I माइनस क्या है, HI का कंजुगेट बेस है ना। तो ये HI कंजुगेट बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें, एसिड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड HI, फिर HBr और फिर HCl। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो हमारा जो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी जो हमारा बोलता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, यही कहता है। यानी जो हमारे पास अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है तो इसका कंजुगेट बेस I माइनस सबसे वीक होगा, इसका कंजुगेट बेस जो HBr का Br माइनस ये HCl के तुलना में कम होगा, है ना, Cl माइनस की तुलना में। यहाँ भी वही है, Cl माइनस जो है ये इससे Br माइनस से कम बेसिक होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये निकाले कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं, सबसे कम बेसिक I माइनस, सबसे उसके बाद Br माइनस, सबसे कम बेसिक आपका Cl माइनस, ठीक है। इसको आप ऐसे एक और चीज से समझ सकते हैं, I माइनस का साइज की क्या होगा, I माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, और Br माइनस का साइज I माइनस के बाद छोटा होता है। लेकिन क्लोरीन से तो Br का साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ चार्ज डेंसिटी इन कंपैरिजन टू Cl माइनस क्या होगा, कम होगा, और यहाँ भी चार्ज डेंसिटी यहाँ तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस तीनों में कंपैरिजन करें तो इससे क्या आपको पता चला, जो जितना ज़्यादा चार्ज, जितना कम चार्ज डेंसिटी वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। वो क्योंकि उसका चार्ज जो है, चार्ज क्या होता है, अनस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, और वो ज़्यादा वॉल्यूम में अगर फैल जाए तो अनस्टेबलाइजिंग फैक्टर का क्या होगा, वो कम हो जाता है ना, उसका डिस्पर्सन हो जाता है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाता है। जितना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्स कर जाए सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये स्टेबल होगा। तो I माइनस ज़्यादा स्टेबल है ना, फिर Br माइनस, फिर उसके बाद फिर तो क्या होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी ओर ही फॉर्म करना शुरू करेगा, ये भी आप देख सकते हैं। यानी जो आपका लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एक और आप क्या निकाले यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन, जो लिविंग ग्रुप जो है स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका चार्ज का डिस्पर्सन बहुत ज़्यादा था तो ज़्यादा स्टेबल, फिर यहाँ पर I माइनस से कम, फिर यहाँ पर Cl माइनस से कम, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सबसे कम। तो ये आप देख लिए कि हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी बाद में देखेंगे, चेक करेंगे, देन आफ्टर हम लोग कुछ और भी अच्छे यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। तो अब जो है बच्चों यहाँ पर आपका ये चीज है, ठीक है। अब हम लोग जो 6th पॉइंट हम लोग देखने आ रहे हैं बच्चों, 6th पॉइंट हमारा क्या है, 6th पॉइंट है यहाँ पर कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं, ठीक है। हेट्रो एटम्स का यहाँ पर क्या होता है, अगर वो अल्फा, यहाँ पर आप लिख दीजिए हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम लाइक सल्फर या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, अगर ये अल्फा पोजीशन पर है, अल्फा पोजीशन पर है, यहाँ पर एकदम आप ध्यान से देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार आएगा। एंड पाई बॉन्ड जो है आपका, पाई बॉन्ड कहाँ पर हो, और ये बीटा कार्बन पर हो या फिर बीटा पोजीशन पर हो, बीटा कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड से अटैच्ड हो। ऐसे केस में आपको जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे सकूं, कुछ इस टाइप से Cl है, ठीक है। यहाँ पर एक Cl दे रहा हूं मैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर Cl, देखिए ये अल्फा कार्बन अगर है तो ये क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। यानी बीटा कार्बन पर पाई बॉन्ड, इसको मैं
एक से कर रहा हूँ, इसको बी से और इसको सी से। तो यहाँ अगर आपको बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन भाई निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको देखना है या पहले जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कार्बोकेटाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल को देखने के लिए तो इसका ये क्या आपको बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इधर अगर आएगा तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन, इधर अगर आएगा तो कार्बोकेटाइन। अब आप जानते हैं कि ये क्या हो, यहाँ ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो तुरंत वहाँ पर बैक बॉन्डिंग करके कार्बोकेटाइन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करेगा। ये एलाइल पोजीशन है, तो यहाँ ये भी तुरंत पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है और ये यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो इसका शिफ्टिंग है और एक तो इसका शिफ्टिंग है और एक सिंपल है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाला का तो कोई बात नहीं है, ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना अगर हो तो ये सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइजिंग फैक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर इसको प्लस एन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। बट आप एक चीज हमेशा याद रखो बच्चों, क्या रखो, तो जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर सबसे ज्यादा लोन पेयर का होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर का जो कंजुगेशन होता है उसका सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, देन आफ्टर पाई बॉन्ड का होता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका हो जाएगा, बी, उसके बाद सी और सबसे कम हो जाएगा आपका ए। तो बच्चों ये सब आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो 6th पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखने आ रहे हैं 7th पॉइंट में। ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या देखे थे, ये मैं सेपरेट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं वर्ड कार्बोकेटाइन, इसी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के कारण जो ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा वो उधर की ओर जाता है, और यही क्या ड्राइविंग फोर्स काम कर जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि अगर आपके पास मान लिया जाए कुछ इस तरह से कुछ केस है, ठीक है, और यहाँ आपने एक न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया है जो कि वीक है, और पीपी सॉल्वेंट भी आपने दे दिया है, पीपी सॉल्वेंट भी आपने दे दिया है। तो यहाँ पर आपके पास पहले बार में क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, यहाँ पर तो पहली बार में आपके पास ये फॉर्म हो रहा है ना। तो ये क्या है, 1 डिग्री। जब मैं इसके पहले डिस्कस किया था कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड ये इसको लेकर ये यहाँ पर ट्रांसफर कर जाएगा, ये भी 1 डिग्री है, और यही ट्रांसफर होके रीअरेंजमेंट को कुछ हम लोग इस तरह से लिख करके भी लिखते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री से अल्फा बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर हाइड्राइड जो है कुछ इस तरह से ट्रांसफर किया और क्या बना दिया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर रखा है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई द फेवरेबल रिएक्शन विल गो फॉर दिस वन। अगर हम लोग यहाँ पर ये अटैक करवाए थे न्यूक्लियोफाइल को, तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर एंड देयर विल बी 2 प्रोडक्ट, one will be retention and another will be inversion product, and the inversion product will dominant over retention product, okay। चलिए, तो ये आपके, अगर इसी चीज को हम लोग और भी अच्छे से देखें तो हम लोग इसी चीज को अगर हम लोग और भी देखें तो मान लिया जाए कि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, या फिर चलिए फिनाइल ग्रुप को हम अच्छे से ही शो कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप, ठीक है।
यहाँ पर CH2 और यहाँ पर चलिए Cl। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को रखे, वीक न्यूक्लियोफाइल, और क्या किए, PP सॉल्वेंट रख दिए, तो हमारा जो बना, क्या बना, इस टाइप से, यहाँ CH3 और यहाँ पर आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। बट वी हैव सीन दैट बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। दैट्स व्हाई अगेन हियर हाइड्राइड ट्रांसफर विल अकर एंड benzyl carbocation will form, and the final product is this has one H here, okay, and this hydrogen or hydride will get transferred to this one, on this carbon, और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको benzyl carbocation form होगा, and you have studied earlier that benzyl carbocation is the most stable carbocation. That's why this intermediate is getting formed. अब यहाँ अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को रखा है तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये रीअरेंजमेंट का पार्ट है जो कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं अभी दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। अब जो होता है बच्चों, कुछ अब यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 8वां पॉइंट है शायद, ठीक है, 8वां ये पॉइंट है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल भी होता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं लेविस एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। थर्ड वन आप ये भी कह सकते हो चलो कि भाई ब्रोस्टेड एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। ये जो इतना सारा मैं टर्म से लिखा हूँ, इसका क्या है मतलब देख लो। अगर आपने कुछ इस टाइप का ही कंपाउंड लिया था, ठीक है, इसको अगर बच्चों हैवी मेटल Ag2O मॉइस्ट करके है, ठीक है, इसको अगर हम लोग इसमें डाल दिए, यहाँ पर कुछ इस तरह है बेसिक कंपाउंड ये बनाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया, ये क्या करता है, ये बहुत ही अच्छा होता है कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के लिए। क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप यहाँ पर 2 लिख दो, आप जानते हैं कि जो ये फॉर्म करता है, Ag जो है इसके पास d ऑर्बिटल होता है जो कि एम्प्टी होता है, इसलिए ये रिएक्शन को ये बहुत अच्छे फेवर करता है। यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन इस टाइप से बन जाता है। तो ये हैवी मेटल्स में आपका आता है, जैसे Pb2+, वो भी हैवी मेटल्स में है, ये सब फेवर करता है आपको इस चीज को, ठीक है। अब जैसे लुईस एसिड का ही हम लोग पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। तो फिर अगर हम लोग इसी का एग्जांपल अगर हम लोग ले Cl, ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 हम लोग डाल देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, अगेन कार्बोकेटाइन है ना, अगेन कार्बोकेटाइन लुईस एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ पर हैवी मेटल के प्रेजेंस में, ठीक। अब जो है ब्रोस्टेड एसिड के प्रेजेंस में तो आप जानते ही हैं कि कुछ यहाँ भी अगर HCl आपने डाल दिया, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसके पास लोन पेयर है, ये डेल प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना, डेल प्लस और डेल माइनस, ये क्या करेगा, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ पर वाटर आपको दिखेगा जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। एक्चुअली इसका फंडा बस यही होता है कि ये OH माइनस जो है, OH जो है एक बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसको हमको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, काफ़ी अच्छा। जब लिविंग ग्रुप बन जाता है देन आफ्टर ये माइनस H2O कर देता है, और ये CH3 नहीं CH2 फिर से बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया। तो यू आर वॉचिंग दैट कि इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, यू नीड टू नो इट, ठीक है।
चलिए 9th पॉइंट जो है आपके पास वो है सोल्वेशन का। ये सोल्वेशन क्लीवेज है बच्चों बाय सॉल्वेंट। अब कभी कभी ये सॉल्वेंट से भी रिएक्शन कर सकता है। अब मान लिया जाए कि देखो एक कलेक्टिव वे से कम टाइम लगे, वो चीज मैं आपको समझाने के वे से बता रहा हूँ। जानते ही हैं कि वाटर आपका यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अभी हम लोगों ने वहां पर देखा था कि ये फॉर्म हो ही रहा है, तुरंत यहाँ पर क्या करता है, वाटर यहाँ पर ऐड हो जाता है। वाटर ऐड होने के बाद वो H+ फिर वापस रिलीज कर देता है और ये हमें मिल जाता है। ओके, इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, इथर भी हम ये सॉरी अल्कोहल भी लेते हैं, तो एक बार जब ये बन गया, एक बार जब कार्बोकेटायन बन गया तो सॉल्वेंट भी कभी कभी इस तरह से रिएक्शन करता है। अब फिर जो है मान लिया जाए, अब एसिटिक एसिड को ये हम लोग ले लिए हैं, तो क्या होगा, यहां पर आपको CH3 है ना। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, ये क्लीवेज में सॉल्वेंट के थ्रू भी होता है। इन चीजों को आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं एक और चीज कि बच्चों ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। क्यों स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है, जब ये आपका कार्बोकेटायन बनाया और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो नॉर्मली ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। नाउ इट हैज रैंडम साइड जहां पर ये अटैक कर सकता है, टॉप से भी कर सकता है, बॉटम से भी कर सकता है, यह ठीक है, फ्रंट से भी और बैक से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रंट के कारण आपने रिटेंशन प्रोडक्ट देखा था और फिर बैक के कारण आपने इन्वर्सन प्रोडक्ट देखा था। तो इसलिए इसका कुछ निश्चित नहीं होने के कारण हम इसको 10 पॉइंट में कह सकते हैं कि ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। फिर से मैं इसको एक बार बता दूं, चूंकि ये प्लेनर होता है, इसमें अटैक करने का दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक उसका डायरेक्शन नहीं है कि भाई एकदम से फ्रंट से ही करे, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक और एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो 10th अच्छा 11th में अगर मैं कुछ पॉइंट है अभी भी है इसमें पढ़ने को, जैसे इसके जो एनर्जी प्रोफाइल होते हैं, तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया दे दूं। तो बच्चों इसका एनर्जी प्रोफाइल जो होता है, यहाँ अगर आपका पीई है, ठीक है, यहाँ पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस के लिए और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन ले रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो होता क्या है, यहाँ पर अगर आपका रिएक्टेंट शुरू हुआ और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह हुआ, नॉर्मली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नॉर्मली क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक, ये आप क्या है बताइए आप, ये डेल्टा H1 जो है एक्टिवेशन रिएक्शन है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए मैंने डेल्टा H1 लिया। और बच्चों कुछ इसी टाइप का ये यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर ये डेल्टा H2 मैं इसे मान रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी को। यहाँ भी आपका रिएक्टेंट है और यहाँ आपका प्रोडक्ट है, यहाँ आपका रिएक्टेंट, यहाँ आपका प्रोडक्ट। थर्ड वन इज इन द सेम वे, यहाँ भी आपका वही पी चल रहा है और यहाँ पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। मैं एक बार लिख दिया हूँ तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर आपका डेल्टा H1, ये डेल्टा H1 हो गया, डेल्टा H2, यहाँ आपका डेल्टा H3, ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या आपको देखने का क्या है, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो
होगा ये H1 एवरी टाइम ग्रेटर देन H2 एवरी टाइम ग्रेटर देन H3, ठीक है। इस टाइप से है। आपको स्टेप पर डिपेंड करता है कि अगर मान लिया जाए कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करके गया, लेकिन 2 डिग्री के बाद, ध्यान से यहाँ पर मेरी चीज़ों को समझें कि 2 डिग्री के बाद अगर वो 3 डिग्री में फिर से कन्वर्ट हो सकता है, 3 डिग्री में कर सकता है, तो वो फिर से वो रीअरेंजमेंट करेगा। तो इस तरह से आप देखिए कितना स्टेप हो रहा है, मल्टी स्टेप हो रहा है ना। तो जो भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोकेटाइन यहाँ पर आपका फॉर्म करेगा, ये आप ध्यान देंगे। और जो आपका जो एनर्जी प्रोफाइल होगा वो भी थोड़ा चेंजेज वहाँ पर आ जाता है, एनर्जी प्रोफाइल में भी चेंजेज आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बच्चों हम लोग यहाँ पर हम लोग देखें। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।